आप सभी का दोस्त अमरजीत कुमार। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के 6 नंबर चैप्टर के देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और तभी सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर भी बताने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन बताएंगे, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि चैप्टर कह क्या रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अपना 6 नंबर चैप्टर है, लोकतांत्रिक जनसंघर्ष एवं आंदोलन। चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक जनसंघर्ष एवं आंदोलन। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि तांत्रिक का मतलब क्या होता है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होइएगा पिछले क्लास में, 9th क्लास में या 8th क्लास में, सभी में लोकतंत्र के बारे में बताया गया होगा। तो आप लोगों को बता दे कि पहले ब्रिटिश रूल चलता था। भारत के ही एग्जाम्पल ले ले तो यहाँ पर अंग्रेज़ों के शासन चलता था 1947 से पहले। तो उस समय लोकतांत्रिक देश भारत नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना पड़ता था। वो जैसे अंग्रेज बोलते थे वैसे करना पड़ता था, यानी राजशाही शासन एक तरह से आप लोग बोल सकते हैं। राजा जो बोला वही करना है, और उसी के लिए हम लोग आंदोलन किए, जनसंघर्ष किए, तभी हम लोगों को आज़ादी मिली। और आज़ादी मिलने के बाद भारत एक लोकतांत्रिक देश बना। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि जहाँ की जनता ही मालिक हो, जनता ही सब कुछ हो, जनता ही सर्वोपरि हो। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत ही है, क्योंकि जनता जो करती है वही होता है। कोई भी नेता कोई भी कुछ बन जाए, लेकिन यहाँ पर जनता का ही सब कुछ चलता है। तो ये जो लोकतंत्र है, इसी तरह हम लोगों को विरासत में नहीं मिल गया। इसके लिए हम लोगों को जनसंघर्ष करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, तभी जाकर के हम लोगों को लोकतंत्र मिला, आज़ादी मिली। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी चीज़ को मांगने के लिए, किसी भी चीज़ को लेने के लिए आंदोलन और जनसंघर्ष करना ही पड़ता है। जब तक आंदोलन और जनसंघर्ष नहीं कीजिए तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे कि आप ही लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक मेहनत नहीं कीजिए तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत ही करने से आपको सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेपाल है, जो कि भारत के पड़ोसी ही देश है। आप लोगों को पता है कि नेपाल भारत के पड़ोसी देश है। तो यहाँ पर भी पहले राजशाही शासन व्यवस्था था। तो राजशाही शासन व्यवस्था को समाप्त करके लोकतंत्र कैसे स्थापना हुआ, लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि 1990 के दशक में, 1990 में ले सकते हैं कि 1990 से पहले नेपाल में आप लोगों को क्या था, राजशाही शासन व्यवस्था था। राजा जो कहता था वही होता था, यानी 1990 से पहले नेपाल में राजशाही शासन व्यवस्था था। लेकिन जो वहाँ के राजा थे 1990 से पहले, उनका नाम था वीरेंद्र विक्रम। उनका नाम क्या था, वीरेंद्र विक्रम। लेकिन वहाँ की जनता ने 1990 के बाद आंदोलन शुरू किया और जनसंघर्ष शुरू किया। स्टोरी को आप लोग सुनिएगा ध्यान से। 1990 के बाद वहाँ की जनता ने क्या किया, आंदोलन किया, जनसंघर्ष किया। और आंदोलन जनसंघर्ष क्यों किया, ताकि यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो। वहाँ की जनता ने आंदोलन किया, जनसंघर्ष किया कि राजशाही शासन व्यवस्था को आप लोग समाप्त कीजिए, और राजशाही शासन व्यवस्था को समाप्त करने के बाद यहाँ पर भी लोकतंत्र की स्थापना कीजिए। तो उस समय राजा थे वीरेंद्र विक्रम जी, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, बोला कि ठीक है कि हम यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना कर देते हैं। लेकिन वहाँ के प्रमुख वही रहे, उन्हीं को वहाँ का नेता बना दिया गया, वीरेंद्र विक्रम जी को ही। लेकिन किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश उनका क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। मतलब उनकी हत्या कर दिया गया वीरेंद्र विक्रम जी को। वो तो लोकतंत्र की स्थापना कर दिए, लेकिन जस्ट कुछ दिनों के बाद उनका क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। तो जब वहाँ हत्या हो गया वीरेंद्र विक्रम जी को, तो वीरेंद्र विक्रम जी के बाद एक राजा बने। एक राजा थे जिनका नाम था ज्ञानेंद्र। उनको वहाँ नेपाल के राजा बनने के लिए वो मतलब तैयार हो गए। वीरेंद्र विक्रम जी की हत्या के बाद ज्ञानेंद्र जी वहाँ के राजा और बनने के लिए उन्होंने क्या किया कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बोला कि अब ज्ञानेंद्र विक्रम जी बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से राजशाही शासन व्यवस्था लागू करेंगे। वीरेंद्र विक्रम जी तो लोकतंत्र की स्थापना कर दिए, लेकिन उनका क्या हो गया, हत्या हो गया। हत्या होने के बाद अब आ गए ज्ञानेंद्र जी, जो कि बोल रहे हैं कि नहीं, पहले वाला सिस्टम ही राजशाही शासन व्यवस्था रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा। और उन्होंने क्या कर दिया, संसद को भंग कर दिया, कि बोला कि हम संसद ये सब नहीं चलेगा, सिर्फ मेरा ही चलेगा, मैं ही सब कुछ हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने अपने आप को ईश्वर का अवतार मानने लगे। कौन, तो ज्ञानेंद्र जी वीरेंद्र जी के हत्या के बाद क्या हुआ, 2005 में चुनाव हुआ नेपाल में। चुनाव होने के बाद वहाँ पर प्रधानमंत्री चुना गया, और प्रधानमंत्री का नाम यहाँ पर देख सकते हैं शेर बहादुर था नाम उनका। शेर बहादुर जी वहाँ 2005 में प्रधानमंत्री चुने गए। अब क्या हुआ, अब
यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे ही उनका हत्या कर दिया गया, वीरेंद्र जी को हत्या करने के बाद ज्ञानेंद्र जी आए और 2005 में चुनाव हुआ नेपाल में। और 2005 में जैसे ही चुनाव हुआ तो वहाँ पर शेर बहादुर सिंह प्रधानमंत्री चुने गए। अब क्या हुआ कि ज्ञानेंद्र जी बोल रहे हैं कि नहीं, हम प्रधानमंत्री मानते ही नहीं थे, मानवे नहीं करेंगे, मतलब प्रधानमंत्री कोई होता है, क्योंकि यहाँ पर राजशाही शासन व्यवस्था चलेगा। उन्होंने फिर से क्या कर दिया 2005 में कि राजशाही शासन व्यवस्था लागू कर दिए और सभी को, मतलब मंत्रिमंडल को भंग कर दिए, संसद को भंग कर दिए ज्ञानेंद्र जी। उसके बाद भंग करने के बाद उन्होंने फाइनली राजतंत्र की स्थापना नेपाल में कर दिया। फिर वहाँ की जनता ने क्या किया कि गठबंधन किया, 7 पार्टी का गठबंधन किया, सभी पार्टी मिल करके आंदोलन शुरू किए, जनसंघर्ष के कि फिर से यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो। और स्थापना के लिए उन्होंने काफ़ी जनसंघर्ष हुआ 2005 के बाद भी। और फाइनली 2008 में वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना भी हुआ और आज नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना है और वहाँ पर लोकतांत्रिक, नेपाल भी एक लोकतांत्रिक देश है। तो ऐसा बहुत सारा देश है जहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे जनसंघर्ष किए गए। तो यही कुछ था। चलिए इस चैप्टर का अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपके बुक में होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आपके पास बुक है तो बुक को निकाल सकते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन है कि जनसंघर्ष के रूप में राजनीतिक आंदोलन का उदाहरण दे। यानी जो जनसंघर्ष होता है उसको राजनीतिक आंदोलन के साथ क्या करना है कि उदाहरण देना है, कि जनसंघर्ष के रूप में राजनीतिक आंदोलन के उदाहरण दे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आंसर में जनसंघर्ष के रूप में राजनीतिक आंदोलन के उदाहरण है चिली में सैनिक तानाशाही के विरुद्ध आंदोलन। देख सकते हैं चिली में भी क्या हुआ कि तानाशाही सैनिक, वहाँ पर चिली में क्या था, चिली देश में क्या था कि वहाँ पर सैनिक तानाशाही, वहाँ पर मतलब सेना ही सब कुछ था, सेना ही वहाँ के मतलब कानून व्यवस्था चलाते थे। तो वहाँ पर भी आंदोलन हुआ। नेपाल में आप लोगों को पता है कि राजशाही के विरुद्ध आंदोलन हुआ। पोलैंड में भी एकल दलीय तानाशाही के विरुद्ध आंदोलन हुआ। मतलब बहुत सारा यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा जनसंघर्ष हुआ। उसके बाद मेहवान में सैनिक का शासन के विरुद्ध जनसंघर्ष एवं आंदोलन चला और इत्यादि यहाँ पर दिया हुआ। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जनसंघर्ष के रूप में राजनीतिक आंदोलन के उदाहरण है, बहुत सारा उदाहरण है। उदाहरण के लिए बहुत सारा लिख सकते हैं कि जनसंघर्ष के रूप में राजनीतिक आंदोलन के बहुत सारा उदाहरण है। जैसे कि चिली में तानाशाही के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन हुआ, नेपाल में राजशाही के विरुद्ध आंदोलन हुआ, पोलैंड में एकल दलीय तानाशाही के विरुद्ध आंदोलन हुआ। तो इसका आंसर इतना ही था। आप लोग अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जनसंघर्ष के रूप में सुधारवादी आंदोलन का उदाहरण दे। जो जनसंघर्ष हुआ, जनसंघर्ष और आंदोलन एक चीज़ के लिए नहीं होता है, सबका मांग अलग अलग होता है, ऐसा बात नहीं। तो हम लोग आज़ादी के लिए कभी जनसंघर्ष होता है, कभी किसी मांग को लेकर के जनसंघर्ष होता है, कभी लोकतंत्र की स्थापना के लिए जनसंघर्ष होता है। ऐसा बात नहीं कि जनसंघर्ष और क्या बोलते हैं कि और आंदोलन सिर्फ लोकतंत्र की स्थापना के लिए ही होता है। मतलब लोकतंत्र की स्थापना के लिए भी होता है और बहुत सारे काम के लिए भी जनसंघर्ष होता है। आपका कुछ मांग है सरकार से, उसके लिए भी आप आंदोलन कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं कि सिर्फ लोकतंत्र के लिए ही आंदोलन होता है और जनसंघर्ष होता है। तो इसका आंसर देख सकते हैं कि जनसंघर्ष के रूप में सुधारवादी आंदोलन के बहुत सारे उदाहरण हैं। भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन हुआ था जो कि आंध्र प्रदेश में, महिलाओं द्वारा चलाया गया ताड़ी विरोधी आंदोलन भी हुआ था। तो इस सब के लिए भी क्या होता है, आंदोलन होते रहता है और जनसंघर्ष होते रहता है। अब महिलाओं ने जो यहाँ पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू की, तो क्या चीज़ के लिए मांग कर कि ताड़ी को बंद करो। इसके लिए भी जनसंघर्ष हुआ, इसके लिए भी आंदोलन हुआ। मतलब कई सारे कामों के लिए अलग अलग से मतलब जनसंघर्ष और आंदोलन पब्लिक करते रहते हैं। उसके बाद नीचे देख सकते हैं तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि जनसंघर्ष के 2 पक्षों का उल्लेख करें। जनसंघर्ष का आपको 2 पक्ष का क्या करना है, उल्लेख करना है। तो जनसंघर्ष में 2 पक्ष का उल्लेख करते हुए यहाँ पर देख सकते हैं, एक होगा नकारात्मक और दूसरा होगा सकारात्मक। तो नकारात्मक पक्ष में क्या होगा कि नकारात्मक का अर्थ होता है कि वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध अपनी संतुष्टि तथा और सहमति को बताना। नकारात्मक में क्या होगा कि आप सरकार को वर्तमान स्थिति में क्या है, आपका असंतुष्टि क्या है, संतुष्टि क्या है, इसके बारे में बताना है। जैसे कि सरकार कोई नियम लाया, उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं हैं, इसके बारे में क्या करना है, नकारात्मक में आपको बताना है। और सकारात्मक में क्या होता है यहाँ पर देख सकते हैं। सकारात्मक में
कि सकारात्मक का अर्थ होता है कि सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था में जो विकृतियाँ उत्पन्न होती है उन्हें सुधार करने के उद्देश्य से किया गया जनसंघर्ष एवं आंदोलन। सकारात्मक में क्या होगा, जैसे कि गवर्नमेंट कोई नियम लाया, ठीक है, वो आपको पसंद नहीं, उसमें सुधार होना चाहिए, तो उसके सकारात्मक पक्ष में आ जाएगा और उसके लिए आप लोग आंदोलन भी कर सकते हैं और जनसंघर्ष भी आप लोग कर सकते हैं। गवर्नमेंट आंदोलन करके गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि इसमें सुधार कीजिए। जैसे कि हाल ही फिलहाल में आप लोग देख सकते हैं सरकार एक नियम लाया, जैसे कि अग्निवीर 4 साल के लिए सेना में भर्ती, तो उसके लिए विद्यार्थियों ने क्या किया, आंदोलन किया, जनसंघर्ष किया। और यहाँ पर देख सकते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कि जनसंघर्ष की एक उपयोगिता बताएं, मतलब जनसंघर्ष की एक उपयोगिता के बारे में बताना है कि इसका क्या उपयोग है जनसंघर्ष का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जनसंघर्ष की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि यह लोकतंत्र की स्थापना और लोकतंत्र के शासन व्यवस्था में विस्तार करता है। मतलब जनसंघर्ष का सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करता है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या करता है, विस्तार करता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जनसंघर्ष और आंदोलन की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, मतलब जनसंघर्ष और आंदोलन सफल हो जाए इसके लिए क्या आवश्यक है। आप आंदोलन कर रहे हैं वो सफल हो जाए, जनसंघर्ष कर रहे हैं वो सफल हो जाए, इसके मतलब क्या उपयोगिता है, क्या आवश्यक है, इसके बारे में बताना है, क्या ज़रूरी है। तो जनसंघर्ष और आंदोलन की सफलता के लिए आवश्यक है कि इनका संचालन किसी संगठन द्वारा किया जाए, तभी सफल हो सकता है। कहने का मतलब होगा, मान लीजिए आप आंदोलन करना शुरू कर दिए सरकार के खिलाफ या जनसंघर्ष करना आप शुरू कर दिए, तो आप किसी न किसी संगठन के द्वारा शुरू कीजिए, किसी न किसी पार्टी के द्वारा कीजिए। मान लीजिए उस पर एक मेन लीडर हो जाए और वही उस आंदोलन को क्या करे, जैसे कि गांधी जी थे, तो जो भी आंदोलन था वो मतलब मेन लीडर थे, संगठन थे उनका। जब तक आप संगठन बना करके एक साथ मिल करके आंदोलन और जनसंघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक सफल नहीं हो सकता है। अगर आपका आंदोलन सफल हो, इसके लिए आपको संगठन बनाना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा पब्लिक को, और सब इकट्ठा होकर के आंदोलन कीजिएगा, जनसंघर्ष कीजिएगा, तब आपका आंदोलन और जनसंघर्ष सफल हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि नर्मदा बचाओ का मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब जो नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ इसका क्या उद्देश्य था बताना है। तो नर्मदा बचाओ का मुख्य उद्देश्य था कृषि में सुधार करना और इसके लिए सरकार के ध्यान आकृष्ट करना अपने तरफ की, सरकार के मतलब बुद्धि खोलना कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का क्या मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पर कृषि क्षेत्र में सुधार किया जाए, इसके लिए सरकार के दिमाग को खोलना था। इतना ही आंसर है। उसके बाद हम लोग लघुत्तरी में प्रश्न में प्रवेश करते हैं। तो देख सकते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि दबाव समूह किसे कहते हैं, इसके उदाहरण दीजिए। दबाव समूह मतलब किसे कहते हैं, इसके उदाहरण के साथ आप लोगों को क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आंसर में कि दबाव समूह का वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं के विशेष स्थान है। दबाव समूह के संदर्भ में कहा जा सकता है कि जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उसकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है तो उसे मतलब क्या कहते हैं, दबाव समूह या संगठन कहते हैं। कहने का मतलब है कि दबाव समूह किसे कहते हैं, दबाव समूह किसे कहते हैं। तो मान लीजिए आप लोग एक संगठन बना लिए, 10 आदमी मिल करके आप लोग एक पार्टी बना लिए, सरकार कोई नियम लाया, ठीक है, सरकार कोई नियम लाया और उस नियम के आप लोग 10 आदमी मिल करके एक पार्टी बना करके उस सरकार के नियम के आप लोग विरोध करने लगे कि नहीं इस तरह से होना चाहिए, सरकार को अब बता रहे हैं, यानी एक समूह बनाए और सरकार के ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, सरकार को प्रभावित कर रहे हैं, राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं कि सरकार को आप दिमाग खोल रहे हैं कि आप इस तरह से कीजिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। हम लोग संगठन बना करके सरकार को क्या कहते हैं, दबाव डालते हैं, प्रेशर देते हैं कि इस तरह से काम होना चाहिए, तभी सरकार के जा कर के क्या खोलती है, उसकी बुद्धि खोलती है। क्योंकि सरकार का सिर्फ उसका मतलब क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कुछ मानने मतलब नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता की चिंता होती है, कुर्सी की चिंता होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पब्लिक मूवमेंट उनका दिमाग खोलने की कोशिश करते हैं और जब तक आप आंदोलन करते हैं, जनसंघर्ष करते हैं तो सरकार आपकी मांगों को पूर्ति भी करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है कि दबाव समूह तथा राजनीतिक दलों का मुख्य अंतर बताएं। दबाव समूह में और राजनीतिक दल में आपको अंतर बताना है। दबाव समूह क्या होता है, राजनीतिक दल क्या होता है, इसमें मुख्य अंतर बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दबाव समूह तथा राजनीतिक समूह में निम्नलिखित अंतर हैं। सबसे पहला बात कि राजनीतिक दल में अनेक नेता होते हैं। जो राजनीतिक दल होता है उसमें बहुत सारे नेता होते हैं, लीडर होते हैं, जबकि दबाव समूह के नेतृत्व केवल एक नेता द्वारा होता है। जैसे कि एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है और इसके पीछे बहुत सारे पब्लिक होते हैं,
इनके पीछे पीछे चलने के लिए। जैसे कि गांधी जी थे तो गांधी जी के पीछे पीछे बहुत सारे पब्लिक चलते थे। अब जो गांधी जी जो करते थे वही होता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राजनीतिक दल में तो बहुत सारा नेता, उसके पास पावर है, लेकिन आपके पास पावर नहीं है। वो अकेला ही काफ़ी है, क्योंकि उसके पास शक्ति है, पावर है। और आप लोगों को तो पूरा पब्लिक को इकट्ठा होना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री कोई गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अकेले उनको नहीं हटा सकते, अकेले उनका विरोध नहीं कर सकते हैं। उनको विरोध करने के लिए और उनको हटाने के लिए आपको पूरा पब्लिक मूवमेंट एक्सचेंज होना पड़ेगा। पूरी पब्लिक एक होगी तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो अकेले से कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास पावर होता है। राजनीतिक दलों के पास शक्ति होती है। कहने का मतलब हुआ कि राजनीतिक दल के पास क्या है, पावर है, क्योंकि वो जीते हुए हैं तो उनके पास पावर है। इसकी जड़ें गहरी होती है और उसकी जड़ें क्या होती है, मजबूत होती है। जबकि दबाव समूह के पास जनता की शक्ति पर निर्भर करता है। जबकि दबाव समूह क्या है, उसके बाद पब्लिक का ही पावर है। जितना पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आंदोलन में भाग लेगा तभी सफल हो सकता है। उसके बाद देख सकते हैं कि राजनीतिक दलों में कुछ नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं कि राजनीतिक दलों में कुछ चुने हुए लोग ही होते हैं। राजनीतिक दल में क्या होते हैं, चुने हुए लोग ही रहते हैं। जबकि दबाव समूह में पूरा वर्ग शामिल होता है। जैसे कि आप आंदोलन कीजिएगा तो आपके पीछे बहुत सारा पब्लिक आ जाएगा, लेकिन ऐसा राजनीतिक पार्टी में होता है कि वहाँ पर सिर्फ चुने हुए नेता लोग ही होते हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हित समूह की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मतलब हित समूह की उपयोगिता पर क्या करना है, आपको प्रकाश डालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर को देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हित समूह की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि आंदोलन को सफल बनाना, दबाव समूह और उसके चलाए गए आंदोलन में लोकतांत्रिक की जड़ें मजबूत करना और लोकतंत्र की सफलता के मार्ग में हित समूह का बाधक नहीं बल्कि सहायक होता है। हित समूह क्या होता है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुत भूमिका निभाता है। आपको आंदोलन को कोशिश करेगा कि सफल बनाए, आंदोलन सफल हो, लोकतंत्र का विस्तार हो, मतलब लोकतंत्र की सफल बनाने में बहुत ही हित समूह आपका भूमिका डालता है। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं तो देख सकते हैं आपका दीर्घ में है कि जनसंघर्ष के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें। मतलब जनसंघर्ष के विभिन्न प्रकारों का क्या करना है, उल्लेख करना है। जनसंघर्ष और आंदोलन एक तरीका से नहीं होता है, बहुत तरीका से होता है। और एक मांग के लिए नहीं होता है, बहुत सारा मांगे के लिए होता है। और ऐसा नहीं है कि जनसंघर्ष और आंदोलन सिर्फ लोकतंत्र की स्थापना के लिए होता है, बहुत सारा काम के लिए भी जनसंघर्ष और आंदोलन होता है। तो जनसंघर्ष के आधार और इसके प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे चिली में देख सकते हैं तो वहाँ पर तानाशाही के विरुद्ध हुआ, सैनिक तानाशाही के विरुद्ध जनसंघर्ष आंदोलन हुआ। नेपाल में देख सकते हैं तो राजशाही के विरुद्ध तानाशाही के विरुद्ध, मतलब राजशाही के विरुद्ध क्या हुआ, जनसंघर्ष और आंदोलन हुआ। मतलब जनसंघर्ष और आंदोलन एक ही बात आप माइंड में सेट कर लीजिए। जनसंघर्ष और आंदोलन एक मांग के लिए नहीं होता है, बहुत सारा मांग होता है। और यहाँ पर देख सकते जैसे किसान आंदोलन हो गया, मजदूर आंदोलन हो गया, यहाँ पर देख सकते नारी उत्थान आंदोलन हो गया। ये सब किसी न किसी मांग के लिए आंदोलन होते रहते हैं, मतलब अलग अलग तरीक़ा से। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार के आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि सूचना का अधिकार आंदोलन क्या है। चलिए सूचना के अधिकार आंदोलन को हम लोग जान लेते हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य था कि नागरिकों को सशक्त बनाना, यानी सूचना का अधिकार आंदोलन क्या था इसके बारे में जान लेते हैं। तो 2005 से पहले, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग 2005 से पहले सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है, पब्लिक का कोई रिपोर्ट नहीं मिलता था। लेकिन राजस्थान की जनता ने इसका विरोध किया। राजस्थान की जनता ने क्या किया कि विरोध किया, बोला कि नहीं, सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही इसका हमको जानकारी मिलना चाहिए। सरकार का एक एक काम का रिपोर्ट पब्लिक को मिलना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने 2005 में RTI लाया, मतलब सूचना का अधिकार कानून लाया कि हम कुछ भी करेंगे। मान लीजिए कोई सड़क बन रहा है, उस सड़क में कितना पैसा खर्च हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, इस RTI की तहत जनता प्राप्त कर सकती है और सरकार की हर एक काम पर नज़र रख सकती है। इसी को सूचना का अधिकार आंदोलन कहते हैं, जो कि राजस्थान से शुरू हुआ था और 2005 में शुरू हुआ था। इसको आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को बचा है, PDF आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दीर्घ का क्वेश्चन आप लोग मतलब देख सकते हैं, आप लोग खुद से भी समझ सकते हैं कि भारत में 1947 के जनसंघर्ष का वर्णन करना है। भारत में भी 1974 में, यानी भारत में 1974 में जो जनसंघर्ष हुआ था उसके बारे में बताना है। तो भारत में 1974 में क्यों जनसंघर्ष हुआ था, तो उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के बनने के लिए 1970 के दशक में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए बोली कि जैसे ही हम प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री बनने के बाद देश से बेरोजगारी, भुखमरी और क्या बोलता है कि गरीबी सब कुछ दूर कर देंगे, महंगाई को कम कर देंगे, इंदिरा गांधी बोली। लेकिन जस्ट इसका उल्टा हो गया, बेरोजगारी और बढ़ गया, महंगाई और बढ़ गया
जिसके कारण बिहार के छात्रों ने पटना के गांधी मैदान में जाकर के आंदोलन किया 1974 में। ठीक है, 1974 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसको छात्र आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका नेतृत्व जो कर रहे थे जयप्रकाश नारायण जी नेतृत्व कर रहे थे। तो यही था 1974 का जनसंघर्ष और आंदोलन। उसके बाद यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसी प्रकार से प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, दिए हुए नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।